नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक संसद को लेकर आया हूं। अगर आप यूपीएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अक्सर इन क्वेश्चंस को इन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपको बताना है कि संसदीय प्रणाली को किस देश से लाया गया है जो कि भारत ने स्वीकारा है। तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। आखिर जो भारतीय संसद है उनमें कितने अंग हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 3 अंग है। ऑप्शन बी 3 अंग है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संसद के 3 अंग कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया है कि भारतीय संसद के कुल 3 अंग है, तो कौन कौन सा है। तो देख सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों भारतीय संसद के अंग है। तो ऐसे में उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। आखिर संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा को। लोकसभा को संसद का निम्न सदन के नाम से जाना जाता है या फिर जनता का सदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। आखिर संसद का उच्च सदन किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यसभा को संसद का उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। आखिर जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा संसद के नाम से जाना जाता है। जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 सदन हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3 मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो कि उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो 2 ही सदन हुए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। आखिर कौन सा सदन को प्रतिनिधि सभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा हो जाएगा या फिर लोकसभा हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा को। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संसद का लोकप्रिय सदन है। आखिर संसद का लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा को। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संसद का अस्थायी सदन है। आखिर संसद का अस्थायी सदन किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यसभा को संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा होता है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संसद बनती है। आखिर जो भारतीय संसद है वह किससे बनती है। तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होती है। तो इन्हीं को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आखिर भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके जरिए संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 105 के तहत। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। आखिर संसद का कौन अनन्य भाग नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, जो कि संसद का अनन्य भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है जो कि लोकसभा है और दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा है, आपको बताना है। तो लोकसभा जो कि पहला अंग हो गया और दूसरा अंग हो गया राज्यसभा। तो तीसरा अंग कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान में जो संसद होती है उसका तीसरा अंग है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें कि राष्ट्रपति और 2 सदन मिलकर संसद का निर्माण करेगी। आखिर किस अनुच्छेद में कहा गया है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि एक संसद होगा और उसमें राष्ट्रपति होगा और उनके 2 सदन होंगे। कौन कौन से? तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। आखिर दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो कि गलत है तो आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। जी हाँ, यह बिल्कुल ही सही है क्योंकि लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है। नीचे में देखते हैं कि राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी कथन सही है। और नीचे में देखते हैं यहाँ पर राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि जो राज्यसभा होता है वह अस्थायी सदन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है अस्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जिसके कारण यह अस्थायी सदन होता है। तो ऐसे में ऑप्शन सी बिल्कुल ही गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो जी हाँ, लोकसभा जो कि संसद का लोकप्रिय सदन है, ये कथन भी सही दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लिखा गया है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। तो आपको मालूम होगा कि लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने जाते हैं वह भारत की जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। तो जी हाँ, राज्यसभा को संसद का उच्च सदन के नाम से जानते हैं, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख सकते हैं कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद का निम्न सदन या फिर उच्च सदन क्रमशः है। तो संसद का निम्न सदन कौन है? तो देख सकते हैं कि संसद का निम्न सदन जो कि लोकसभा है, और यहाँ पर देखते हैं उच्च सदन कौन है? तो राज्यसभा है। तो ऐसे में ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि यहाँ पर क्रमशः दिया गया है। तो निम्न सदन में लोकसभा आ गया और उच्च सदन में राज्यसभा हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। आखिर संसद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद को भंग किया जा सकता है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो किसमें है? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद के कितने सत्र होते हैं। आखिर संसद में कितने सत्र होते हैं आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, देखते हैं कि संसद में जो कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो ऐसे में उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि संसद में तीनों ही सत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। तो आपको बता दूं कि संसद में कम से कम 2 अधिवेशन यानी कि 2 बार बैठक होती है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें कितना गैप होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 6 माह का गैप होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो दोनों सदनों का मतलब यहाँ पर है राज्यसभा और लोकसभा से। आखिर दोनों का संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा साधारण विधेयक में के संबंध में बुलाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। आखिर संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। आखिर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है या फिर कब होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। आखिर जब लोकसभा और राज्यसभा
दोनों सदन आपस में बैठते हैं तब क्या होता है? आखिर क्या विचार विमर्श किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, चाहे राज्यसभा सहमत ना हो या फिर लोकसभा सहमत ना हो। यानी कि एक कानून को जब संसद में पास किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सहमत होना जरूरी है। ऐसे में अगर एक भी सदन सहमत नहीं होगा तो विधेयक यानी कानून पास नहीं होगा। तो उस पर विचार विमर्श करना है और उस कानून को पास करना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका समाधान कौन करेगा अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद आता है तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का संयुक्त सत्र करेगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन बुलाई गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 बार संयुक्त बैठक बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष जो कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो यहाँ पूछा गया कि कौन संबोधित करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो मैं बार बार बता रहा हूं कि आखिर संयुक्त बैठक क्यों की जाती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस विधेयक पर विचार विमर्श करना है और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदस्य में किसी भी सदन में मतभेद हो तो उसी को यहाँ पर डिसाइड करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। आखिर कैसे विधेयक पारित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा विधेयक पारित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं कि जो संविधान संशोधन प्रस्ताव होता है वह मात्र एक बार ही पेश किया जाता है और इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। तो जिसके कारण मान लीजिए कि राज्यसभा या लोकसभा में मतभेद होगा तो इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है, जिसके कारण प्रस्ताव गिर जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो कौन सा प्रथम विषय होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल होता है, जिसमें कि मंत्री लोग संसद के सदस्य से पूछता है कि आखिर देश के लिए कौन सा कार्य और नीतियां लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा शून्यकाल। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। आखिर वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है संसद में सदन को बिना सूचित किए तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक 6 माह के अंदर, मतलब 6 माह के अंदर, तो साल में कितने बार हुए गए? 6 माह के अंदर तो 2 बार हो गए, तो 2 बार बैठक होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा साधारण विधेयक को लेकर होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसदों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? तो जो संसद का वेतन होता है और भत्ता होता है इसका निर्णय कौन लेता है? तो संसद खुद लेते हैं। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में किसको संसदीय प्रणाली वाली सरकार के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब कमेंट करके आपको बताना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।